देखिए ये इसका फिक्स सिलेबस है ऐसे, मीनिंग है पीओ में 15 क्वेश्चन फिक्स है, कभी 20 भी दिया है एसबीआई वगैरह में, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मानकर चलिए रहेगा, मैंने 3 ग्राफ आपसे पूछेगा वो। एसएससी में कभी 2 पूछता है, कभी 1 पूछता है, तो ज़्यादा बार जो है आप मैंने 5 क्वेश्चन कभी 10 भी पूछा है। नहीं पीटी में भी जो एसएससी पीटी देंगे उसमें भी 5 क्वेश्चन है ना, पीटी में 5 क्वेश्चन, जो कि वहाँ 25 ही क्वेश्चन टोटल है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन ऐसा, लेकिन क्वेश्चन आपको टच करेगा। कभी कभार रेलवे में भी किया है, ठीक है, लेकिन फिक्स में यही सिलेबस इसका है। अब इस टॉपिक में है क्या, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये जो आता है ये बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन, ये इसीलिए इस चैप्टर में भी कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, कि किसी चैप्टर का कंसेप्ट आपको चाहिए। बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन मीनिंग है आपका ये जो टॉपिक लिया है वो 2 चीज़ जांच करता है इस टॉपिक से, आप कितने फास्ट हैं कैलकुलेशन में, एक जांच ये करता है, और दूसरा आपका आईक्यू कितना है, मीनिंग है समझदारी कितना है। तो यहाँ पर आपको जो है आईक्यू, ये 2 चीज़ का जांच कर लेता है। बस यही दिमाग में रखना है कि डीआई जो पीओ में ज़्यादा पूछा जाता है उसका कारण यही है कि आपके ब्रेन के शार्पनेस को वो चेक करता है, कैलकुलेशन कितना फास्ट है ये देखना चाहता है। तो इसलिए ये तो दिखेगा कि कैलकुलेशन बार बार करना पड़ता है। कैलकुलेशन में करना क्या पड़ता है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, परसेंटेज निकालने बोलेगा, परसेंटेज वृद्धि बोलेगा, परसेंटेज आपका कमी बोलेगा ऐसा, उसके बाद में कभी रेशियो बोल देगा, जैसे ये एक्स रेशियो ऐसा है ना, तो ये सारा चीज़ आपको निकालने के लिए बोलेगा। बस मोटा मोटी तो कंसेप्ट यही है कि इसका यूज बार बार होगा, ठीक है। तो पहले इतना हिंट लिख लीजिए। पढ़ना क्या है इसमें, तो इसमें 2-3 तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा। जैसे देखिए हम ऐसा लेंगे सर्किल में, तो ये आपको पाई चार्ट कहलाएगा। ये पाई चार्ट 2 तरीके का होगा, यहाँ पर आपको 10% में लिख सकता है और उसी तरीके से यहाँ पर डिग्री में लिख सकता है। तो डिग्री वाला जो है ना ये ज़्यादा एसएससी में रेलवे में पूछता है डिग्री पर, ठीक है, और पीओ में परसेंटेज पर ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लेकिन कहीं भी कोई जा सकता है, बॉन्डेड नहीं है, लेकिन परसेंटेज आपका पीओ में ज़्यादा और ये डिग्री रेलवे एसएससी में ज़्यादा, ठीक है। ये दोनों ही पाई चार्ट हो गया। उसके बाद में आप ऐसा भी ग्राफ देखे होंगे ऐसे, तो इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं, ये आपको बार ग्राफ हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग इस प्रकार का भी टेबल देखते हैं ऐसे, ये इसको हम लोग टेबल बोलते हैं ये। और उसके बाद आप ऐसा भी देखे होंगे इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो ये लाइन ग्राफ होता है, लाइन या कर्व ग्राफ, ठीक है। तो आपका इतना सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। पाई चार्ट पढ़ना पड़ेगा, बार ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको लाइन ग्राफ पढ़ना पड़ेगा या कर्व ग्राफ बोलिए। इसके अलावा क्या है कि आपको क्वेश्चन को भारी करने के लिए मिक्स्ड ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ आपका जितने तरीके का होता है वो लिख दिए, और एक सिचुएशन केवल बनेगा जो आपका मिक्स्ड ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड ग्राफ का क्या अर्थ है कि आपके एक ही क्वेश्चन में ये ग्राफ और ये ग्राफ भी देगा। पीओ में तो कभी कभार 3-3 पूछ दिया, मीनिंग ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3-3 मिक्स किया हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपको 2 ग्राफ मिक्स किया जाता है, जो आपको रेलवे में सॉरी पीओ में कंपलसरी है, एक ग्राफ ऐसा देता ही है लगभग, और रेलवे एसएससी वाले में कभी कभार आपको दे सकता है, नॉर्मली नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना कि मिक्स्ड भी पढ़ना। तो मिक्स्ड में क्या है, जैसे ये और ये मिलाकर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, वो चीज़ मिक्स्ड हो गया आपका, ठीक है। तो टाइप 4 ही है, उसी को मिला करके 5 बना दिया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए
क्वेश्चन इसका बिल्कुल वही है, सिंपल होगा। मैंने कहा कैलकुलेशन सिर्फ करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में टाइम किल होता है, चूंकि पीओ वाले में डिजिट डेसिमल में खराब दे देता है, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है, ये बोल रहे हैं। देखिए अब इसके लिए पहला क्वेश्चन, अभी तो छोटा फिगर है, हम बना दे रहे हैं, कल आपको ये मिल भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आए, अभी सुन लेना है, कल मिल जाएगा ये। किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों पर आए लागत का विवरण, ठीक है। मीनिंग है एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है और उस बिल्डिंग को बनाने में जितना भी आइटम्स होता है उस पर कितना कितना खर्च हुआ है, उसको डिग्री से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो लिया है। आप भी फिगर अभी बना, पहले देख लीजिए फिर बना लीजिएगा। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 36 है, 90 है, ये 36 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, उसी तरह से आपका 54 डिग्री है, 54 डिग्री है, और फिर 54 ही लिखा हुआ 3 बार। ये जो भी डिग्री लिखा है जोड़कर 360 आना चाहिए, ठीक है, आएगा ही, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया तो अलग मुद्दा है, ये रहेगा तो 360, क्योंकि 360 नहीं बने तो सर्किल बनेगा नहीं, ठीक है, कंसेप्चुअल फॉल्ट आ जाएगा। अब ये मद कौन कौन है वो हम लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पर मजदूरी लिखा हुआ है, मजदूरी लेबर में 90%, 90 डिग्री खर्च हुआ है। सीमेंट लिखा हुआ है, सीमेंट, यहाँ से ईंट लिखा हुआ है, फिर यहां से आपको लोहा लिखा हुआ है, उसी तरह से आपको जो है पर्यवेक्षण है, मीनिंग है जो आदमी सुपरवाइज कर रहा होगा उस पर इतना खर्च हुआ है, उसका सैलरी। और इमारती लकड़ी है ना, ये लकड़ी जो यूज़ हुआ होगा घर बनाने में, ऐसा, ठीक है। तो ये सभी डिग्री में दे दिया। अब यहाँ पर आपको इस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि एक भवन निर्माण में आपको जो है इन इन मदों पर खर्च हुआ, खर्च तो रुपीस में हुआ है, लेकिन उसको कैलकुलेट करके आपको जो है डिग्री में वो बात कर रहा है आपसे, ठीक है। अब इससे जो है क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। तो इसका एक पहला सिचुएशन ये होता है कि ये 360 डिग्री के इक्वल होगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि भवन निर्माण पर आया कुल लागत, आपको शायद 1.5 करोड़ दिख रहा है, 15 पर देख लीजिए, 3, 2, 5, वो 1.5 करोड़ दिख रहा है। तो बोले अगर भवन निर्माण पर आया कुल लागत 1.5 करोड़ रुपया हो तो मजदूरी पर कितना धनराशि खर्च हुआ। तो इसका अर्थ क्या निकला कि भवन पर डिग्री खोजिए, सॉरी भवन पे पूरा दिया है, भवन निर्माण पर आई कुल लागत, हाँ, तो बोले कुल लागत कितना, 360 डिग्री, ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन 1 बना रहे हैं तो कुल लागत 360 डिग्री, और यही दिया है आपको 15 और उस पर पे 2, 2, 4, 1, 5 जीरो है, ऐसा, इतना रुपया। बोला कि पूरे बिल्डिंग बनाने में अगर ये कॉस्ट आया तो 360 डिग्री का मान ये दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मजदूरी पर, तो मजदूरी खोजिए 90, इस पर कितना खर्च होगा। तो बोले इसका 1/4 है, तो 4 से इसको भाग लगाइए, तो बोले 4 तिया 12, 4 7 28, 4 5 20, ये 3,75,000 रुपया लगा होगा इस पर। उतारिए, यही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पहले वो बना लीजिए। पूरे बिल्डिंग का खर्च को डिग्री में रिप्रेजेंट किया, इसलिए 360 डिग्री आपका टोटल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट दिया है आपको,
उससे बोला मजदूरी पर क्या कॉस्ट आया होगा, तो 90 डिग्री, इसका 1/4 है, 4 से भाग लगा दिया, उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है इसी में कि ईंट, लोहे और सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर आए कुल लागत का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए कुल लागत का ये जो दिया था इसमें, इसका कोई यूज इसमें नहीं करना है आपको, ठीक है। हम बिना उसके यूज से ही इसको बना भी सकते हैं, क्योंकि आपसे जो जो मद बोला है उसको जोड़िए, ईंट, लोहा और सीमेंट। चलिए ईंट में देखिए 54 डिग्री, चलिए डिग्री छोड़ देता है। ईंट के बाद क्या बोला है, लोहा 54, उसके बाद में बोला है सीमेंट 72, मीनिंग है इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो बोले आपका ये 180 डिग्री जो है ये पूरे खर्च का 360 का, और क्या पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो 50%। तो इसीलिए 180 डिग्री पूरा खर्च 360 डिग्री और गुणा में 100, तो हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा, ये उत्तर हो गया। उतारिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इमारती लकड़ी पर आया खर्च सीमेंट पर आए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो बोले इमारती लकड़ी का परसेंट देखिए 36 और सीमेंट पर खोजिए 72, और बोला ये इसका कितना परसेंट है, तो उत्तर हो गया 50%। ये एसएससी रेलवे के लिए आप टिक लगाएंगे, ये क्वेश्चन पीओ में नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला निर्माण पर आई कुल लागत 1.5 करोड़ रुपया में से मजदूरी और पर्यवेक्षण दोनों को मिलाकर कितनी धनराशि खर्च हुई है। तो बोले आपको तो 360 डिग्री का मान 15 पर 5 जीरो दिया है, 3 4 5 इतना रुपया 360 डिग्री का, ठीक है। बोला कि मजदूरी और पर्यवेक्षण दोनों मिलाकर, बोले मजदूरी में 90 डिग्री है, पर्यवेक्षण में 54, तो ये जोड़ लीजिए 144, ऐसा इसी का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। आप जितना जल्दी कैलकुलेट करिए, तो यहां पर 50, ये 5 जीरो हो गया, गुना में 144 और बट्टा में 360, 1 0 1 0 36 से 4। अब ये गुना करेंगे तो 15 4 60, कितना, ऐसा। यही आपका 144 डिग्री का मान हो गया, जिस प्रश्न का उत्तर हो गया। उतारिए 6 लाख रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर में आपसे बोल रहा है कि सीमेंट, लोहे और ईंट पर हुआ खर्च, पर्यवेक्षण, इमारती लकड़ी और मजदूरी पर हुए खर्च के बीच अनुपात क्या है। तो आप पर डिग्री लेते जाएंगे, सीमेंट, लोहा, ईंट। चलिए सीमेंट हो गया 72, लोहा पढ़िए 54, ईंट पढ़िए 54, ये आप जोड़ेंगे 180 और रेशियो बनेगा। इधर में बोल रहा आपसे पर्यवेक्षण, इमारती लकड़ी और मजदूरी, तो पर्यवेक्षण में 54 है, इमारती लकड़ी में 36, मजदूरी में 90, इसको जोड़िए 100, उत्तर हो गया। बताइए
कोई फार्मूला नहीं है, मैंने सिंगल फार्मूला इसमें यूज़ नहीं होगा, बस आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे जैसे बोलेगा उसको प्लस माइनस इनटू रेशियो है ना, परसेंटेज, इसी में जाना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं इसी का क्वेश्चन 2 लेकर के। देखिए अब यहाँ 2 में फिर बोल रहा है कि यात्रियों का प्रतिशत, एक आपको पाई चार्ट दे रहा है ऐसे, और इसमें यात्रियों का परसेंटेज दिया है कि यात्री जो है ट्रेन ए से, उसी तरह से आपका जो है ना QRSML ऐसे करके आपको दिया हुआ, ठीक है। तो ये ट्रेन का नाम दिया है और यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना है पैसेंजर्स का, इस प्रकार से है। ये हो गया, फिर ये ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, पहले आपको जो है ना ट्रेन का नाम लिख देते हैं, ये ए है, यहाँ पर आपको Q दिया है, यहाँ पर R है, फिर ये S ट्रेन है, ये आपका M ट्रेन है और ये L ट्रेन है, ठीक है। और पैसेंजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ए से 13%, देखिए वही पाई चार्ट है लेकिन अब परसेंट में आप आ गए, ठीक है। यहाँ पर 19% है, उसी तरह से आपको यहाँ पे 9% है, यहाँ पर आपका 24% है, यहाँ से आपको जो है 20% ये इस ट्रेन से, और इस ट्रेन से बचा हुआ 15% ऐसा। चलिए ये जो दिया, ये आपको यात्री जो है विभिन्न ट्रेन से कैसे सफ़र कर रहा है, कितना % यात्री पूरे पॉपुलेशन का, वो आपको यहाँ दिखाया। अगर इसको जोड़ा जाए तो आएगा 100, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन भी इसमें दे रहा है। हाँ, एक चीज़ और दिया है, यात्रियों की कुल संख्या 8500, मैंने कहा ये टोटल पैसेंजर्स कितने हैं ये आपको दे दिया है, दैट इज 8500 ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि हम अगर 100% का मान ऐसा लिखेंगे 8500, तो इससे 1% का मान निकल जाएगा 85, ठीक है। ये हम अपना रफ कर लिया, अगर कहीं फायदा मिलेगा तो इसका यूज कर लेंगे। क्वेश्चन 1 बोला कि ट्रेन S, M और L से यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी, नंबर पूछ रहा है S, M, L से। तो चलिए S प्लस M प्लस L, S से बोलिए 24, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी ले सकते हैं, M से L से 15 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20 और यहाँ से 15 जोड़ लीजिए 59। तो बोले आपको 59% यहाँ निकालना है, तो 59 को सीधे 85 से गुणा कर देंगे, 59 इंटू में 85। चलिए 5 9 45 का 5, 4 बचा 25 और 9 8 72, 25 72 जोड़िए 97 और 4 बचा था 101। चलिए 8 5 40 और 10 50, मैंने 5015 के करीब खोजना पड़ेगा, नहीं ये तो नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा औसत बोला है, सॉरी, लगभग औसत क्या है, ये तो टोटल जनसंख्या निकला पैसेंजर्स, इसको भाग लगाना पड़ेगा किससे, 3 से। तो चलिए 16 3 48, 1600 समथिंग खोज लीजिए। डी में दिख रहा है 1671 आ रहा है, देखिए तो 16 3 48 20 21 आ जाएगा। चलिए सही है, उतारिए, अब उतार लीजिए पहले। तरीके का, एक आपको परसेंटेज में, एक डिग्री में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। टू में बोल रहा है कि यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है। बोले आर में पुरुष पहले निकालना पड़ेगा, तो आर में कितना % है, बोलिए 9%। तो बोले 9 को किससे गुणा,
85 से। तो इतना तो टोटल पैसेंजर्स है आर में, ठीक है। ट्रेन आर में इतने पैसेंजर्स हैं जिनमें 34% महिला और 26% बच्चे हैं। तो 34 और 26 को अगर जोड़ लिया जाए तो 60, तो 60% का तो हिसाब हो गया महिला और ये बच्चे, तो बचेगा कितना परसेंट? 40। तो वही 40% कौन होगा? पुरुष, है ना। तो 40% को लिखते हैं सीधे 2/5। अब आपका उत्तर आ गया है। तो इसको काटिए 5 से 17 बार में और 34 को 9 से गुणा कर लीजिए। तो 9 4 36, 9 3 27, 3 30, 306 हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसे बोला क्वेश्चन, तो पहले हम उसमें चले गए जो आपका 9% था। तो 1% का मान 85 लिखे हुए थे, तो 9 को 85 से गुणा किए। इतने पैसेंजर्स में 60% का हिसाब मिल गया, रिमेनिंग 40% टू बी पॉइंटेड आउट, है ना। तो 40% के लिए 2/5 यहाँ लिख दिए, तो उत्तर आ गया आपका। तीसरा बोला कि ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर की यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। मीनिंग का क्वेश्चन बोला क्यू का पैसेंजर्स ए प्लस आर के पैसेंजर्स का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्यू का परसेंटेज केवल लीजिए 19 और ए प्लस आर, तो ए कितना 13, आर 9, 22 हो जाएगा ऐसा, और गुणा में 100। तो 13 9 22 होगा, तो 2 से 11 बार में कटेगा और ये 50 हो जाएगा ना। तो 950 और बट्टा में 11, इसी को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन किस में दिया? लगभग में पढ़ लीजिए, हाँ लगभग है। तो चलिए 11 8 88 या 70 है, तो 11 7 77, 87 के नीचे थोड़ा, हाँ 86 दिख रहा है, ओके कर दीजिए, उतारिए। यहाँ एक चीज़ सीखना है, ये तो 8500 टोटल दिया है, हम कैलकुलेट करें अंक में तो भी बनेगा, टाइम किल होगा। तो ये सीख लीजिए इसी से कि जब आपको इसी में से किसी का किसी से परसेंटेज बोले, किसी का रेशियो बोले, तो ये इग्नोर्ड हो जाता है। मीनिंग है हम यूज करेंगे तो भी बनेगा, तो बेटर है इग्नोर करिए। जैसे आप देखिए 8500 का कोई यूज नहीं है ना, तो भी आपका उत्तर आ गया। 8500 लेके बनाइए तो भी वही उत्तर आएगा, टाइम किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसको? 4 को लेकर। चलिए इसी का 4 बोला किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। परसेंटेज देख लीजिए, दूसरी सर्वाधिक, तो बोले सबसे ज्यादा तो यहां है, दूसरा तो बोले आपको मैक्सिमम एस में है और सेकंड में है ना, मैक्सिमम एस में और सेकंड एम में, और ये 20% जो दिख रहा है ऐसा, तो एम आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बोला ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत लगभग यात्री अधिक हैं। माने वो बोल रहा है कि एल से एम में कितना परसेंट यात्री ज्यादा है। तो कैसे बनाते थे? एम माइनस एल, बाय में एल और गुणा में 100, यही चीज पूछ रहा है। तो चलिए एल और एम खोजिए। एल में कितना? 15, एम में बोलिए 20। तो 15 से 20 कितना परसेंट है? तो यहां पर आप तो भरबली 5 लिखिएगा और बट्टा में 15 गुणा में 100, तो 33 1/3 ऐसा, ये आपके प्रश्न का उत्तर। बताइए, तो क्वेश्चन 5 भी मेरा बन गया। लगभग बोला है ना, तो 33 लगा दीजिए। लगभग में ऑप्शन में 33 दिख रहा है, ये उत्तर करेंगे। बताइए, चलिए अब आप बनाइए तीसरा ग्राफ। ठीक है, तीसरा ग्राफ में आपको बार ग्राफ आ गया। मैंने कहा 2 एग्जाम्पल पाई चार्ट पर था, अगला फिर बार ग्राफ पर आ गया है। और बार ग्राफ में क्या क्या बोला है उसको देखते हैं। देखिए यहां पर आपको जो है 3 4 7 इंडेक्स बनाना है। एक 40 पर है, एक 45 पर है, एक 20 पर है। 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक इंडेक्स 40 पर है, ऐसे ये 40 लिख देते हैं। दूसरा इंडेक्स 45 पर है, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। तीसरा इंडेक्स 20 पर है, एक अंदाज से आप ले लेंगे ऐसे। उसके बाद में फिर 70 पे चला गया, 70, 80 पे चला गया नेक्स्ट में, 45 पे चला गया है फिर, तो 45 यहां से ले लेते हैं, ये सेम। चलिए 45 के बाद चला गया 30 पे, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 30, 20 से थोड़ा ऊपर, ऐसा, ठीक है। और ईयर दिया हुआ है 2000 से लेकर के 2008 से लेकर के 14 तक, मीनिंग है ये आपका 2008 है, और ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, और ये 2014 हो गया, ऐसा। अब ये है क्या इसमें, तो उत्पादन 1000 टन में, माने ये जो लिखा है ना, ये इंडेक्स ऐसे ऐसे रहता है ये चीज़, तो इधर में लिख दिया उत्पादन 1000 टन में, मीनिंग जो भी डेटा है वो 1000 टन में है, ठीक है, ऐसा। ये 40,000 टन पढ़ाएगा, ये 45,000 टन पढ़ाएगा, ऐसा आपका इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में आपको जो है फिर क्वेश्चन दे रहा है, तो देखिए पहले तो ग्राफ समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है। किसी चीज़ का, जैसे गेहूं चावल जो भी है उसका प्रोडक्शन है, इस ईयर में 40,000 टन हुआ था, इस ईयर में 45,000 टन, इस ईयर में 20,000 टन, ऐसे। और इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए बोला दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा, तो पहले तो औसत इसका निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, ये 40 है ना, 45, 20, 70, 80, 45, 30 को ऐड करेंगे, जोड़िए 5 5 10, 4 4 8 2 10 7 17 1 18 8 26 4 30 3 33, और इसी को भाग लगाएंगे 7 से। तो चलिए 7 से क्या हो जाएगा, 7 दूना 7 7 4 28, 7 7 7 49, मीनिंग इतना दशमलव समथिंग आ रहा है, तो ऐसा। आपसे बोला ये तो एवरेज प्रोडक्शन है, इससे कम कितने बार है, तो 47 से कम इंडेक्स खोज लीजिए। तो 7 में 2 ही बार ना ज़्यादा है, 40 इससे 47 से कितने बार ज़्यादा, 2 बार, तो 7 में 2 घटाइए 5, 5 बार कम हो जाएगा, ऐसे इसको देख के आप गिनेंगे तो भी 5 आ जाएगा ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 बार, है ना। तो ये 5 बार ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ठीक है, तो 5 बार कम, ऐसा उतारिए। चलिए अलग अलग तरीके से आपसे पूछेगा, लेकिन काम तो वही करना है, आपका आईक्यू देखता है, और वही है, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है। चलिए क्वेश्चन 2 पर आइए फिर। देखो बोला किस वर्ष उत्पादन ठीक पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे ज्यादा कमी या वृद्धि को
दर्ज कर रहा है। मैंने कहा आपसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ईयर ऐसा हो सकता है जिसका ठीक पिछले वर्ष से या तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ हो या आपका कमी बहुत ज़्यादा हुआ, मैंने बढ़े घटे इससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा हो। बोले ये आईक्यू से पता चल जाएगा, यहाँ दिख रहा है, आप केवल इंडेक्स देखेंगे, बनाना नहीं है इस क्वेश्चन को, यही आईक्यू से बोले ना, यहां से लेकर के आप फिल करिए ऐसे, तो 20 अचानक 70 हो गया। बोले बोले किसी विद्यार्थी को पहले 20 मार्क्स आता था किसी पेपर में, मेहनत किया आप आने लगा 70, किसी को 40 आता था मेहनत किया तो 45 आने लगा, मेहनत नहीं किया तो फिर 20 आ गया, मेहनत किया ऐसा, तो चेंज तो यहीं पे ना सबसे ज्यादा है, वो वृद्धि का हो या कमी का हो। इसलिए उत्तर कौन होगा 2011 ऐसा वर्ष है जो ठीक पिछले वर्ष से परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन हम समझाने के लिए आपको एक दो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि अगर हम 2009 के बारे में जांच करें तो 40 से 45 हुआ, तो 5 बट्टा में 40 और गुना में 100, ये 12.5% का ग्रोथ आपको दिखा रहा है, ठीक है ऐसे ये। उसी तरह से अगर हम 2010 का बात करते हैं तो ये आपका 45 से 20 हो गया, तो 25 का कमी हो गया, बट्टा में 45 और गुना में 100 ऐसा, तो ये 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 9 बार में, तो 500 बट्टा 9, 9 5 45 हो जाएगा, फिर आपको 9 5 45, ये इतने परसेंट का कमी दिख रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये उत्तर है आपका, तो 20 से 70 हो गया, तो 50 बढ़ा 20 ऐसा, तो आपका 250% का ग्रोथ हो गया ऐसा। तो बोले ये तो मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप इस प्रश्न को आईक्यू से हल करेंगे, ठीक है, और आईक्यू से कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए आपको देख लेना है केवल इसमें यहाँ पर जो है क्या गैप ज़्यादा दिख रहा है। बोले दिख तो जाएगा सीधे कि 20 था अचानक ऐसा आ गया, इतना लंबा गैप जो है किसी भी इंडेक्स में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा। बताइए चलिए क्वेश्चन 3 पर आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2009 का उत्पादन 2012 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, मैंने 9 का उत्पादन 12 के उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा। बोले 2009 में उत्पादन 45, 2012 में उत्पादन 80, बोला ये इसका कितना परसेंट है, तो यहां से काटेंगे तो 5 और यहां से 4, तो 225 और बट्टा में 4 होगा, तो आपका 4 5 20, 4 6 24.25%, ये उत्तर हो जाएगा। 56.25% ऑप्शन बी में दिख रहा है, उत्तर करिए। क्वेश्चन 4 में बोलता है कि वर्ष 2009 से 2012 के उत्पादन का औसत 2013 और 14 के उत्पादन का आसन्नता कितना प्रतिशत है। 2009 से 12 बोला, तो इसमें 9 10 11 12 सब आएगा, 2009 से 12, इसका आपको जो है 9 से 12, ठीक है, तो हम उसका एवरेज लेंगे तो क्या लिखा गया देखिए, 9 में 45, हम कॉपी के लिए लिख दे रहे हैं ऐसा, ये इसका बट्टा में 4, ये, और फिर यहां बट्टा लगेगा, बोला है कि इसका 2013 और 14 के उत्पादन का, इसमें औसत नहीं बोल रहा है, 2013 और 14 के उत्पादन का, यहां औसत नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो 13 14 सीधे लीजिएगा, 45 प्लस 30, और इसका कितना परसेंट है, यही डिमांड है। चलिए क्या बन जाएगा उसको देखिए, नीचे 300 आ जाएगा ना, 75 इंटू 4 300, 75 इंटू 4 300, ये 100, ऊपर वाले को जोड़िए 215, चलिए अब काटिए इसको, तो 3 से 70 समथिंग कुछ देख लीजिए, आसन्नता बोला है ना लगभग, तो 3 7 21 3 और ये आपका 20 ऐसा, तो अब 71.6 के करीब, हालांकि हाँ 71 दे रहा है ना, चलिए सही है, तो नियर अबाउट में 71 लगा देंगे। अब ये जल्दीबाजी में क्या होता है ना, यहाँ बाय 2 लग जाता तो उत्तर गलत हो सकता है, सेकेंड बार में औसत नहीं बोला है इसलिए वहां बाय 2 नहीं लगेगा। उतारिए।
नेक्स्ट 5वां नंबर देखिए, बोला 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का आसनता कितना प्रतिशत रहा। तो बोले दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन क्वेश्चन नंबर 1 में था, पूरा जोड़ के भाग लगाए थे 47। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से ले लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। ऐसा कितना था 47। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 2012 का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन का आसनता कितना % रहा। तो 2012 में कितना 80। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 80 जो है आपको 47 का कितना प्रतिशत। तो अगर ये 40 होता तो 200% हो जाता, लेकिन आपका 200 से कम आएगा, तो उसके नियर अबाउट खोजिए। बी में दिख रहा है 170, भाग लगा के देखिए आ रहा है लगभग में 47 से इसमें कितना चांस लगेगा, एक ही चांस लगेगा, फिर आपका 33 होगा, 330 सही है, आ जाएगा। तो इसीलिए 170% नियर अबाउट जा रहा है आपका। बस यहीं तक रखिए, टाइम हो गया। फिर कल पेपर भी दे देंगे तो फिर फिगर, हालांकि यहाँ हम बना देंगे तो आसान होता है समझने में, ठीक है, बना ही देंगे जैसा होगा।